हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आज भाषा का स्वरूप ज्योतिर्मय होगा और हिंदी का जयगान होगा। तो आइए सबसे पहले हिंदी की ज्योति को प्रज्वलित कर हिंदी भाषा के प्रति हम समर्पित हों। ईश्वर के सम्मुख ज्योति जलाकर प्रार्थना करें कि भारत की यह भाषा सदैव हर हिंदुस्तानी का सरताज बनी रहे। आइए ज्योति जलाते हैं, ज्योति प्रज्वलित। प्रणाम उस मंच को जहां हमारी हिंदी की ज्योति जल रही है। हमने ज्योति प्रज्वलित करके ईश्वर को अभिनंदित किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी भाषा जो है वो विश्व की सरताज बन जाए। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अतिमा शर्मा, जिनका हिंदी प्रेम निर्विवाद है, केएमबी और विदेश से पढ़ी, आज भी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व है डॉक्टर अतिमा शर्मा। इन्होंने अपने परिवार से ही हिंदी को विरासत के रूप में ग्रहण किया है। मेरी प्रार्थना है माननीय प्राचार्य जी से कि वे आदरणीय अतिथियों का स्वागत करते हुए, कन्या महाविद्यालय की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, हिंदी के संबंध में हिंदी की वर्तमान परिदृश्य के से संबंधित अपने विचार रखें। माननीय डॉक्टर प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी, आपके समक्ष। धन्यवाद विनोद। सबसे पहले मैं आज के इस बहुत विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर चांसलर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी हिंदी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी, आप दोनों ने आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ के हमें बहुत कृतार्थ किया है और हम बहुत आज खुशी के साथ हिंदी दिवस मनाने की इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उन सभी का भी स्वागत करते हुए जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मित्तू जी हैं और साथ में हमारे साथ डॉक्टर वीना विज जी हैं और उसके अलावा सभी अध्यापक, सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं और विशेष तौर पर कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग के हेड डॉक्टर विनोद और सभी प्राध्यापकों को
यहाँ बैठे हुए समस्त लोगों को, हिंदी बोलने वालों को, हिंदी समझने वालों को, हिंदी लिखने वालों को और सुनने वालों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम किसी भाषा की बात करते हैं तो वो केवल भाषा की बात नहीं होती। मैं समझती हूँ कि भाषा की बात कम, लेकिन हमारे व्यक्तित्व की, हमारी पहचान की बात ज्यादा होती है। हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये भारतीयों का दिवस है, क्योंकि हिंदी भारत के जन जन की भाषा है, हमारी पहचान है। और हम लोग हिंदी में कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह बोलते हैं और समझते हैं, इसका एहसास कई बार हमें भी नहीं होता कि हमारे व्यक्तित्व, एक जो पूरी पर्सनैलिटी है, उसके अंदर एक भाषा का, विशेष तौर पर हिंदी भाषा का कितना असर है और हम किस तरह से अपने व्यक्तित्व में हिंदी में बोली हुई चीजें और सुनी हुई चीजों को हम समोकर वह एक व्यक्तित्व बनते हैं जो भाषा ने हमें दिया है। और हर राष्ट्र की उसकी संस्कृति व आत्मा को एक करने वाली भाषा अवश्य होती है और होनी भी चाहिए। हमारे देश में, हमारा जो देश है, बहुत सी संस्कृतियों, बहुत विचारधाराओं और बहुत से धर्मों का सम्मेलन है, एक गुलदस्ता है जिसको बांधने वाला जो सूत्र है वो हिंदी भाषा है। इसके अलावा और कोई ऐसा सूत्र हमें नहीं हो सकता हमारे पास जो पूरे देश को संजो कर रखे, एक सूत्र में बांध कर रखे। हिंदी तो जन जन की भाषा है। अभी उसमें कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, क्या वो 70 हैं या 77 हैं या 80 हैं, उसका ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायना ये रखता है कि हर हिंदुस्तानी की जो पहचान है वह हिंदी भाषा है। जो प्रांतीय भाषाएं हैं वो हम लोगों की मदर टंग या मातृ जो भाषा है हमारी वो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्रभाषा है उसकी भी बहुत बड़ा हमारे पूरे जीवन के अंदर उसका महत्व है, राष्ट्र के जीवन के अंदर महत्व है। और पूरे विश्व में हिंदी की क्या इस समय स्थिति है, हिंदुस्तान में क्या स्थिति है और आने वाले समय में कैसी होगी, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत हिंदी का अध्ययन करने वाले, रिसर्च में जिन्होंने बहुत आगे तक काम किया है, दो महान शख्सियतें हमारे साथ हैं जो हमारे इनवाइटेड स्पीकर्स हैं। उसके बारे में ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हिंदी इतनी सरल और इतनी मिठास वाला एक इसका पूरा का पूरा भाव होता है कि इससे ज्यादा सीखे बिना ही हर इंसान हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता है जो भारत में रहता है। मैंने भारत के दक्षिण भारत में भी जाकर देखा जिन लोगों को, जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है लेकिन सब समझते हैं और कुछ हद तक बोलते भी हैं, जिन्होंने कभी, जिनका शायद उस, जो मैं इसी परसेंटेज की, प्रतिशत की बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें शायद जो आंकड़े होते हैं वो इतने सही नहीं होते हैं। मैं ये जरूर समझ के चलती हूँ, मैंने भारत की ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में भी रहकर देखा है, सभी जो राज्यों में जाकर देखा है नॉर्थ ईस्ट के, तो हिंदी तो सब लोग समझते भी हैं और एक सीमा तक बोलते भी हैं। ये राष्ट्रभाषा का जो रूप हिंदी का है वो तो एक बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हिंदी तो हम सभी भारतवासियों को एक सूत्र में हिंदी ने बांधा हुआ है, और अब तो पूरे विश्व में, विदेशों में भी हिंदी का जो महत्व है, जिसके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि बेदी साहब यहाँ बैठे हैं, सुधा जी बैठी हैं, हम इनसे सुनना चाहेंगे। मैं थोड़ी सी बात कन्या महाविद्यालय के बारे में करूंगी, बात थोड़ी करूंगी लेकिन उसका भाव और उसका अर्थ बहुत बड़ा है। 19वीं शताब्दी से शुरू होकर जब अंग्रेजों का प्रभाव इस देश में बहुत अधिक था, उस समय हिंदी की जो पहचान के लिए और हिंदी को अपने समाज में अपना स्थान देने के लिए और शिक्षा में हिंदी को स्थान देने के लिए जो काम कन्या महाविद्यालय में हुआ, हमारी इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी दूसरों की राय कोई अपनी अपनी हो सकती है
कि कन्या महाविद्यालय का योगदान पूरे भारतवर्ष में अनूठा है, अग्रणी रहा है। क्योंकि उस समय हिंदी में शिक्षा शुरू करनी और लड़कियों की शिक्षा शुरू करनी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़की जब शिक्षित होती है तो उसके साथ उसका परिवार, उसका समाज भी शिक्षित होता है। सो हिंदी में जब यह शिक्षा शुरू हुई उस जमाने में, जब स्कूलों में हिंदी की जो प्रभाव था वो बहुत कम हो गया था, जो सरकारी स्कूल थे या जो निजी प्राइवेट स्कूल भी थे। सो कन्या महाविद्यालय ने हिंदी के बहाव के लिए आगे और उसको ऊपर लाने के लिए जो शिक्षा शुरुआत की, उसमें जो पाठ्यक्रम बने, उसमें जो किताबें छपी, पाठ्यक्रम की किताबें भी कन्या महाविद्यालय में उस समय यही छपती थी, क्योंकि उस समय तो कोई पब्लिशिंग हाउसेस भी नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटीज भी नहीं थी और ना ही कोई बोर्ड्स थे जिसके साथ हम कोई अफिलिएशन किसी संस्था की हो सकती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है कन्या महाविद्यालय का। बेदी साहब ने मुझे बहुत बार ये कहा भी है कि इसके बारे में भी रिसर्च जरूर कॉलेज में करवाइएगा। लेकिन बेदी साहब, मैं आपके साथ ये आज हिंदी दिवस का सबसे बड़ा मेरे को जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं यही सोच रही थी कि इसमें जो इसकी जो रिसर्च है वो उसकी शुरुआत हम जरूर अभी करेंगे, क्योंकि अगर पिछले दिनों में ये नहीं हो सकी कुछ मजबूरियों के कारण, तो अब इसकी शुरुआत जरूर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और आपने मुझे प्रेरित भी किया था, तो वो प्रेरणा मैं आज फिर से धारण करती हूँ और हम इसके बारे में जरूर आपको जल्द ही कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और आपकी गाइडेंस में ये करेंगे। तो उसके बाद जो कन्या महाविद्यालय का जो सारा रोल रहा, महात्मा गांधी ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई कि जो कन्या महाविद्यालय का, हरिजन किताब में उन्होंने लिखा कि जो कन्या महाविद्यालय का एक मॉडल है, उसके उसके ऊपर गुजरात विश्वविद्यालय खुलना चाहिए और खुला। और उसके बाद जो तमाम विद्यालय थे, ना केवल भारत में लेकिन एशिया के आसपास के, जो दक्षिण एशिया और ईस्ट एशिया में जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस खुले लड़कियों की शिक्षा के, उसके ऊपर कन्या महाविद्यालय का बहुत प्रभाव रहा। और भारतवर्ष में आज भी जो जो संस्था आर्य समाज के उस वक्त जो एक शिक्षा का और लड़कियों को शिक्षा देने का और समाज की कुरीतियों को दूर करने का जो एक बीड़ा उठाया, उसने हिंदी भाषा को और हिंदी में शिक्षा देने को बहुत अधिक उसके साथ उसमें उसको सहायता मिली। सो आज भी मैं सबको बताना चाहूंगी कि यह संस्थान पंजाब में नंबर 1 पोजीशन पाता है जब अलग अलग सर्वेज होते हैं, चाहे वो इंडिया टुडे का सर्वे हो, चाहे वो आउटलुक मैगजीन का हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हो, चाहे वो और भी कोई भी नेशनल सर्वेज हो। पिछले 4 वर्षों से कन्या महाविद्यालय की नंबर 1 पोजीशन रही है। अब मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो शिक्षा का माध्यम है, हमारा जो हिंदी का स्तर है इस विद्यालय के अंदर, वो अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी को बहुत महत्व दिया जाता है। और हिंदी में क्लास में जो शिक्षण है, वो अंग्रेजी में जो विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो अंग्रेजी के साथ साथ अगर कोई भाषा इवन विज्ञान में बोली जाती है या कोई और ऐसे विषय हैं जिनमें जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर अगर अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ता है, तो जो दूसरी भाषा बोली जाती है वो केवल हिंदी है। और जो विषय हिंदी में पढ़ाने चाहिए या जो जिनमें बच्चे लिख सकते हैं अपनी जो राष्ट्रभाषा में जो एग्जाम लिख सकते हैं, उसमें केवल और केवल हिंदी में पढ़ाया जाता, और कोई तीसरी भाषा का इस्तेमाल हमारी क्लासेस में नहीं होता। और आप कॉलेज में जिस तरह का भी जो हिंदी का विकास होना चाहिए वो लगातार होता है। और मैं एक और जो आपको बात बताना चाहूंगी कि भाषा की सिर्फ बात नहीं, लेकिन कन्या महाविद्यालय में जो 3 शताब्दियों के अक्रॉस जो हमारा गर्व रहा है कि हम अपनी संस्कृति को अपनी विद्यार्थियों में उनकी जड़ों को बहुत मजबूत करते हैं। सो वो जो मजबूती है अपनी संस्कृति में, अपनी धरोहर है जो, उसको हमने संजोया हुआ है। और हर विद्यार्थी है जो, हर स्टूडेंट है, उसको हम वैश्विक सिटीजन बनाते हैं। वैश्विक नागरिक, ग्लोबल सिटीजन बनाने का हमारा मिशन है। लेकिन उसकी जड़ें, उसकी भाषा वो भारतीय और हिंदी रहती है।
उसके साथ साथ उसको अंग्रेजी और बाकी के, यहाँ तक कि हमारी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। और हर वर्ष विदेशी जो अध्यापक हैं, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे को और फ्रेंच स्पोकन जो कंट्रीज हैं, नेटिव टीचर्स हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको भी हम यहाँ से हिंदी सिखा के भेजते हैं। ये ऐसा समन्वय है जो बहुत खूबसूरत है कि जब अलग अलग भाषाओं के साथ अलग अलग, चाहे वो पंजाबी का स्वरूप हो, चाहे वो अंग्रेजी का स्वरूप हो, और चाहे वो फ्रेंच या जो चाइनीज या और जो स्पेनिश आदि भाषाएं हम यहाँ पढ़ाई जाती हैं, उसके साथ साथ हिंदी का जो ये सारी भाषाओं का जो एक नदी यहाँ बहती है, उसमें हिंदी निखर के ऊपर आती है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा। इस तरह का भाव लिए हुए हम आज, हमारा कॉलेज स्टार कॉलेज है, हमारा ये जो विद्यालय है, इसने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। एक ऑटोनॉमस और हेरिटेज कॉलेज होने के साथ साथ हमारा जो इस वक्त कार्य है, उसको जो नई शिक्षा नीति के मुताबिक, मैं आपको बताना चाहूंगी, बेदी साहब आप चांसलर हैं, कि सुधा जी भी यहाँ बैठे हैं और बहुत तमाम यहाँ प्राध्यापक और प्रिंसिपल लोग बैठे हैं। हमने यहाँ जो नई शिक्षा नीति है, उसके आने से भी पहले हमारे 80% तक वह ऑलरेडी लागू थी इस विद्यालय के अंदर। और इस वक्त मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि 95% तक जो उस शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इस विद्यालय में हो चुका है। और वो 3, 4, 5 वर्षों से, और कुछ चीजें तो पिछले 10 वर्षों से, 12 वर्षों से यहाँ से चली आ रही हैं। इस गर्व के साथ कि हम अपनी विद्यार्थियों को विश्व के उस खुले आसमान में उड़ने की शक्ति देते हैं, पंख देते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो अपने राष्ट्रीयता में, अपनी जड़ों में बहुत मजबूती से समोए रखती हैं। अभी एक हमारा जो फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने एक नया चैप्टर ऐड किया है, जिसकी हम एक बुक हमने पब्लिश की थी, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स हर सेमेस्टर में हैं। तो उसमें हमने एक जो प्रेजेंटेशन अभी मैंने बनाई है, उसका एक पूरा पाठ्यक्रम भी बना रहे हैं उसमें उसका टॉपिक है मेरा भारत मेरा गर्व। तो उसमें भारत की संस्कृति, भारत की भाषाएं, भारत का जो भी गर्व, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि भारत में जो गर्व है और भारत की संस्कृति का जो गर्व है, वह हर युवा एक इंसान तक उसके अंदर, उसके दिल में उसका घर होना चाहिए। तो उस गर्व को दोबारा से उसको रीजेनरेट करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारे ये जो तमाम कोशिशें हैं वह कामयाब हों। आपका आशीर्वाद हम बेदी साहब चाहते हैं इस विद्यालय के लिए। और मैं एक बार फिर, इसके पहले कि मैं विनोद जी को वापस बोलने के लिए कहूँ, मैं आप सबका स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि हम इतनी सुंदर भाषा, इतने सुंदर देश के वासी हैं, और हमारा जो एक देश का पूरी संस्कृति का गुलदस्ता है, उसमें कितनी सुंदरता है। और हिंदी ने उन सब लोगों को बांधा हुआ है, जो हम अलग अलग संस्कृतियों के फूल हमने तमाम प्रांतों में खिलते हैं, और हम सब इकट्ठे मिलकर बहुत एक मजबूत भारतीय राष्ट्र बनते हैं। तो इन शब्दों के साथ आपका एक बार फिर धन्यवाद। और विनोद जी, अभी आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया मैडम कि जिस ढंग से आपने हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के माध्यम से छात्राओं को एक वैश्विक नागरिक बनाने का प्रण लिया है, उसमें हम हमेशा आपके साथ हैं, और ईश्वर करे कि आपका ये स्वप्न हमेशा पूरा होता रहे। आदरणीय डॉक्टर बेदी और माननीय सुधा जितेंद्र जी, कन्या महाविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास से आप परिचित हो गए। मैडम ने बहुत कुछ बता दिया, अभी भी इतना कुछ है जो कहना बाकी है, पर वर्तमान में मैं बताना चाहूंगी कि कन्या महाविद्यालय शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इंडिया टुडे, आउटलाइन मैगजीन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इन सबके जो सर्वेस हुए हैं 2021 में, पिछले 4 साल से, जैसा कि मैडम ने बताया कि इस कॉलेज को और पंजाब और उच्चतम राष्ट्रीय श्रेणी में नंबर 1 कॉलेज माना गया है। और कोविड काल में भी ऑनलाइन रहकर भी कॉलेज ने हर क्षेत्र में शिखरों को छुआ है। हिंदी विभाग के बारे में कहूँ तो कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग में कुल 6 अध्यापक कार्यरत हैं, और इनकी 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
विभाग की ओर से एक वार्षिक पत्रिका उन्मूलन, शोध और सृजन प्रकाशित की जाती है। विभाग का एक अपना मंच है, नई कलम नए रंग, जिसमें हर महीने कॉलेज की छात्राएं कविता, कहानी, आलेख लेखन में भाग लेती हैं। एमए हिंदी की छात्राएं वर्ष में 2 बार शोध पत्र लिखती और प्रस्तुत करती हैं, ताकि आने वाले समय में जब वो यूनिवर्सिटीज में जाएं तो उनको पहले से ही थोड़ी बहुत शिक्षा, उनका एक तरह से प्रशिक्षण हो पाए। और ऐसे छात्राओं को कॉलेज की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है। विभाग की ओर से हम 1 वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा, जो भारतीय अनुवाद परिषद के सौजन्य से चला रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता प्रशिक्षण और हिंदी में सृजनात्मक लेखन का डिप्लोमा भी यहाँ कराया जाता है। इस समारोह के अंतर्गत हमेशा की तरह हम वर्ष भर भी हर वर्ष इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज प्रतियोगिताएं करवाते हैं, जिसके परिणाम इस समारोह में घोषित किए जाएंगे, क्योंकि इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं कराई गई। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राजभाषा है, संपर्क भाषा है, माध्यम भाषा है। विदेशों में भी हिंदी का बहुत अधिक प्रचलन। वैसे भाषा का गौरव इसमें तो है ही कि इसके बोलने वाले, जानने वाले, समझने वाले या इसको लिखने वाले, इसको प्रयोग करने वालों की संख्या कितनी है, पर गौरव इसमें भी है कि उसके द्वारा ज्ञान की कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, स्रोतस्विनी है। हमें वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी। आपका परिचय देना ना केवल मेरा कर्तव्य है, बल्कि मेरा सौभाग्य। डॉक्टर बेदी जी का परिचय देना चाहूंगी। दिनांक 4 जुलाई 2018 को जन्मे डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। वर्तमान वे भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के काउंसिल सदस्य तथा अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर बेदी ने वर्ष 2012 से 2014 तक पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में प्रोफेसर एमिरेट्स के पद पर भी सेवाएं दी। वे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से प्रोफेसर और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए, जहां वे अधिष्ठाता और भगत कबीर, संत गुरु राम सिंह और स्वामी विवेकानंद पीठों के निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। अनेक क्षेत्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों के साथ साथ उन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए महामहिम भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा हिंदी सेवी पुरस्कार 2017 में मिला और पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि हिंदी साहित्यकार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने श्रम और नियोजन मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नवीन शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाषा परिषद के पैनल में भी शामिल किया गया है। आप एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविद हैं और हिंदी साहित्य में पंजाब का सांस्कृतिक एवं धार्मिक योगदान के बारे में शोध ने आपको शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि भी दिलवाई है। श्रद्धाराम फिलौरी पर उनकी 3 खंडों में शोध कार्य ने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और विकास के लिए भारत के कोने कोने की यात्रा की है। विगत दशक से वे सार्क देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समान सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के माध्यम से इनमें सांस्कृतिक संबंध विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 30 से भी अधिक पुस्तकों की रचना एवं संपादन कार्य किया है और हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में उनके लेखों को स्थान प्राप्त हुआ है। वे हिंदी के समाचार पत्रों में नियमित स्तंभकार हैं। कवि हृदय व्यक्तित्व है उनका। अभी उनके आने वाले समय में 2 पुस्तकें और प्रकाशित विमोचित होने वाली हैं और इनके ऊपर एक पूरी की पूरी रचनावली जो है वो 5 भागों में प्रकाशित हुई हुई है। इनके वक्तव्य से समाज जो है, समाज के सभी सदस्य मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और अब मैं प्रोफेसर बेदी जी से आग्रह करूंगी कि वे आज के संदर्भ में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कर हमें कृतार्थ करें।
माननीय बेदी जी आपके समक्ष अपना वक्तव्य दें। परमादरणीय प्राचार्य जी, डॉक्टर सुधा जी और कन्या महाविद्यालय परिवार के सदस्यगण, प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी भाषा को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत कुछ चिंतन मनन किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं की भूमिका और हिंदी, इस पर पूरा राष्ट्र बहुत कुछ सोच समझ रहा है। हिंदी का सवाल एशिया के देशों के लिए और भारत उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। हिंदी भाषा का अपना जो वर्चस्व है, उसके सामने शुरू से बहुत चुनौतियां रही हैं और उन चुनौतियों के समय समय पर समाधान भी होते रहे हैं और नई संभावनाएं भी हमारे सामने आती रही। हिंदी भाषा का जो सीधा और सरल इतिहास है वह 10 शताब्दियों का है। लगभग 1000 साल से दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप में जिस भाषा ने संघर्ष किया, जिस भाषा ने अपने आदर्श स्थापित किए और जिस भाषा ने पूरे आवाम को, पूरे इस क्षेत्र के साहित्य को अभिव्यक्ति दी, वह भाषा हिंदी है। भारत का इतिहास देखें तो जहां भारतीय संस्कृति को, भारतवर्ष को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं हिंदी भाषा को भी उन चुनौतियों से दो चार होना पड़ा। मुगल काल ने फारसी राजभाषा थी और हिंदी अल्पसंख्यक लोगों के बोलचाल की, संवाद की भाषा थी और इस संवाद की भाषा के साथ कई बोलियां, उपभाषाएं हिंदी के साथ जुड़ी। वह हिंदी का परिवार था। मेरे सामने वैदिक संस्कृत के बाद पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, अवधी हो, ब्रज हो, ये जो 700 साल है भारतीय भाषाओं के, उन भारतीय भाषाओं में हिंदी अपनी सहयोगिनी बोलियों के साथ इस पूरे देश के साहित्य और चिंतन की एक संवेदनशील भाषा बनकर पूरे भारतीयों को एक आंचल में बांधती रही। और यही कारण है कि जब भारतीय भाषाओं पर चिंतन मनन किया जाता है तो उनके चिंतन मनन के केंद्र में हिंदी भाषा आती है। अगर इसकी यात्रा हम देखें तो फारसी स्टेट लैंग्वेज थी मुगल काल में। फारसी में बहुत सारा साहित्य रचा गया और यहां तक निर्णय भी लिए गए कि फारसी भारत की क्लासिकल लैंग्वेज है, पर उसके समांतर पूरा भारतीय जनमानस जब अपनी संस्कृति से, अपने अध्यात्म से जुड़ता था तो संस्कृत की गरिमा को वे लोग भूल नहीं पाते थे। और आप विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखिए कि मुगल काल में भी हिंदी भाषा का विकास हुआ। संस्कृत की शक्ति को
पहचाना गया और बार बार जो हमारा संस्कृत का वांग्मय है वह मुगल दरबारों में अनुदित भी होता रहा और स्वतंत्र जो सूफी कवि थे, जो फारसी के विद्वान थे, वह उनका अनुवाद करते रहे और उनके बराबर हिंदी में रचना करते रहे, चाहे वह जायसी हो। और इन कवियों ने हिंदी की ताकत को पहचाना। ये जो हिंदी की ताकत थी, ये उस समय भी भले चुनौती के रूप में थी, पर इस चुनौती में संभावनाएं थी। यही कारण है कि आप पूरे का पूरा मध्यकाल देख लें। उस मध्यकाल में हिंदी की रचनाओं के कारण मध्यकाल को स्वर्णिम युग कहा गया। चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, सूफी साहित्य हो, निर्गुण साहित्य हो, सगुण साहित्य हो, तो ये बराबर हिंदी की अविरल धारा वह उन चुनौतियों का सामना करती रही। इसलिए हिंदी का जो वर्चस्व है वो 500 सालों में कितने बड़े बड़े प्रश्नों से जूझा, पर हिंदी की ताकत देखिए, वह भारतीय भाषाओं के साथ, भारतीय लिपियों के साथ उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो गुरमुखी लिपि गुरमुखी थी, भाषा हिंदी थी और 1000 से ऊपर हस्तलिखित ग्रंथों की रचना हुई। बंगाल में देखिए कि बंगाली लिपि में, बंगला में बहुत सारा हिंदी साहित्य रचा गया, मराठी में बहुत सारा हिंदी साहित्य रचा गया और पूरे भारतीय साहित्य की एक पहचान हिंदी के माध्यम से बनी। और इन 500 वर्षों में चाहे राज दरबार हो, चाहे भक्ति से जुड़े हुए संप्रदाय और चाहे गुरुओं के विद्या दरबार हो, किसी ना किसी रूप में हिंदी इन चुनौतियों का सामना करती हुई अपनी संभावनाओं के प्रति जागरूक रही। इसलिए धीरेन्द्र वर्मा ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने इस पंक्ति के साथ अपनी चिंतन को बांधा कि हिंदी के बिना, हिंदी भाषा के बिना, हिंदी साहित्य के बिना भारतीय वांग्मय के मध्यकाल की चिंतन धारा को नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कहा कि भले हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां मुगल काल में रही हैं, गुलामी के समय में रही हैं, पर हिंदी की ताकत ने भारतीय भाषाओं को जिंदा रखा। ये हिंदी की ताकत है कि केवल उसने अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं की, बल्कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं, मराठी है, बंगला है, पंजाबी है, उड़िया है, कोंकणी है, कश्मीरी है, ये सारी की सारी भाषाएं किसी ना किसी रूप से हिंदी की चुनौतियों के साथ जुड़कर उन्होंने अपना अस्तित्व कायम रखा। इसलिए आज एशिया के देशों के दार्शनिक चिंतक ये मानने लगे हैं कि भारत की मध्ययुगीन पहचान हिंदी भाषा के साथ जुड़ी हुई है। अभी डॉक्टर अतिमा जी बात कर रही थी कन्या महाविद्यालय की, मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ना चाहता हूं, मैडम नोट कर ले। प्रोफेसर एलन एशिया के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने एशिया के देशों का इतिहास लिखा है। तीसरा खंड भारत पर केंद्रित है, उसमें 20 पृष्ठ पंजाब के ऊपर लिखे हैं और एक उसमें अध्याय है पंजाब में शिक्षा। और एलन ने दर्ज किया है कि पंजाब की शिक्षा
में जालंधर के पास, उसने जालंधर के पास लिखा है कि एक लड़कियों का कॉलेज है, उसने स्त्री शिक्षा की अलख उत्तरी भारत में, पंजाब में जागृत की। ये एशिया के देशों का अध्ययन है। और आज जितने एशिया के समाजशास्त्री हैं, एशिया के इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, वे बार बार हिंदी भाषा के साहित्य का अध्ययन करते हैं और अपने देश की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एलन मुक्त कंठ से कहता है कि एशिया के देशों की संस्कृति की जो आधारशिलाएं हैं वो कभी ऋग्वेद के साथ जुड़ती हैं, कभी राम कथा के साथ और कभी महाभारत के साथ। तो ये पूरे का पूरा जो एशिया का एक परिदृश्य है, उस परिदृश्य में हिंदी भाषा एक बड़ी इकाई के रूप में उभरती है। मध्यकाल में जितना चिंतन फारसी में हुआ, वह चिंतन एशिया के देशों तक नहीं पहुंचा, पर जो चिंतन भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय वांग्मय के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय अध्यात्म के बारे में जो चिंतन भारतीय भाषाओं में हुआ, हिंदी में हुआ, वह दक्षिण एशिया तक पहुंचा और उसका लाभ दक्षिण एशिया के इतिहासकारों ने अपने देशों की संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए किया। इसीलिए आज संयुक्त राष्ट्र संघ भारतीय भाषाओं के बारे में जब वो एक पूरा सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है तो वह बार बार कहता है कि एशिया के देशों की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। ये हिंदी चुनौतियां स्वीकार करती रही। 500 साल हिंदी के लिए बहुत बड़ी संभावनाओं के साल थे, चुनौतियों के साल थे। आधुनिक काल में प्रवेश करिए, एक पूरा अंग्रेजी साम्राज्य अंग्रेजी को साथ लेकर आया। ईसाई मिशनरी आए, ईसाई मिशनरियों ने पहले अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें लिखी, पर धीरे धीरे फोर्ट विलियम कॉलेज बना। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीतियों को देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति ये थी कि अगर अंग्रेजी को फैलाना है, अगर अंग्रेजी के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करना है तो अंग्रेजी हमारा साथ नहीं देगी, हमारा साथ देगी ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। और हिंदी फैलने लगी। ईसाई मिशनरियों ने अनेक केंद्र बनाए, उन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी में बाइबल के अनुवाद किए, ओल्ड टेस्टामेंट के अनुवाद किए, एक नई तरह की हिंदी। जब भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, ये वो नई चाल थी कि पश्चिम के प्रभावों को ग्रहण करती हुई हिंदी ने एक चुनौती स्वीकार की और धीरे धीरे खड़ी बोली के रूप में वह विकसित हुई। बहुत बड़ी भूमिका पंजाब की रही, बहुत बड़ी भूमिका आर्य समाज की रही। राम प्रसाद निरंजनी, सुधा जी को पता होगा कि राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा विशिष्ट का हिंदी में खड़ी बोली में अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी की संभावनाएं राम प्रसाद निरंजनी की खड़ी बोली में छुपी हुई है। और उसके बाद खड़ी बोली का एक आंदोलन हिंदी के साथ जुड़ा। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने खड़ी बोली में आरती लिखी, ओम जय जगदीश हरे, और इस आरती के कारण खड़ी बोली का आंदोलन पूरे उत्तरी भारत में फैलना शुरू हुआ। ब्रज और अवधी की काव्य भाषा धीरे धीरे खड़ी बोली के रूप में भारतीय भाषाओं के साथ जुड़कर हिंदी की नई संभावनाओं को जागृत करने लगी। तो इन आधुनिक युग के प्रारंभ में भी ये चुनौतियां थी, पर
संभावनाओं में रूपांतरण हुई। स्वामी दयानंद संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अपनी युवावस्था में संस्कृत ही बोलते थे और जब वह पंजाब की धरती पर आए, पंजाब में उन्होंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, तो उन्हें एक बात लगी कि संस्कृत के माध्यम से उत्तरी भारत की चिंतन धारा को नहीं बदला जा सकता। पूरे भारतवर्ष में आर्य संस्कृति का संदेश नहीं दिया जा सकता। और स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। ये भी खड़ी बोली का एक पहला ग्रंथ है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि जब हिंदी की चुनौतियों को स्वामी दयानंद ने स्वीकार किया, उसी दिन हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा बन गई थी। सरकारी तौर पर ठीक है, वो 14 सितंबर हो सकता है, पर सत्यार्थ प्रकाश का जो हिंदी में 40 संस्करण छपे, पंजाब में उर्दू में छपा, पंजाबी में छपा, तमाम भारतीय भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी की सुगंध लेकर गया और पूरा राष्ट्र हिंदी की ताकत से हिंदी भाषा की चुनौतियों को उसने स्वीकार किया। और स्वामी दयानंद ने बाद में लाहौर की एक सभा में कहा कि आर्य समाज जिस भारतीय चिंतन धारा को लेकर चला है, उसका आधार कोई विदेशी भाषा नहीं होगी, हिंदी भाषा होगी। और हिंदी भाषा के साथ साथ जो भारतीय भाषाओं के रिश्ते हैं, आर्य समाज उनको भी स्वीकार करेगा। ये चुनौतियां थी आधुनिक काल में, बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्या पूरा सब कुछ कविता में लिखा जाना है। ज्ञान विज्ञान अंगड़ाइयां ले रहा था। यूरोप में बड़े बड़े ज्ञान की परंपराएं गद्य में चल रही थी और आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज और ईसाई मिशनरियों ने इस गद्य के प्रारंभिक रूप को निश्चित किया। सत्यार्थ प्रकाश ने उसके प्रारंभिक रूप को निश्चित किया। और आप देखिए कि उत्तरी भारत में गद्य लेखन अपने शिखरों पर पहुंचा, चाहे पंडित श्रद्धाराम फिलौरी हो, चाहे आर्य समाज ने उस समय 11 पत्रिकाएं हिंदी में निकाली लाहौर से। उन पत्रिकाओं में गद्य की एक नई शैली उभर कर सामने आने लगी। और उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, चाहे वो भारतेंदु काल है, द्विवेदी युग है, या आगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के काल का मंथन चिंतन कीजिए कि काव्य के साथ साथ हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी, हिंदी आलोचना, हिंदी नाटक एक बड़े अर्थ में उभर कर आता है और भारतीय भाषाएं उसका अनुकरण करना शुरू करती है। भारतीय भाषाएं हिंदी की ओर देखती हैं और जो कुछ हिंदी, चाहे वो पश्चिम से लेकर आ रही है, चाहे अपनी संस्कृत भाषा के वांग्मय से लेकर आ रही है, पूरे का पूरा भारतीय साहित्य उसके समांतर अपना इतिहास रचता है। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय साहित्य का की जो मूल संवेदना है वह हिंदी की मूल संवेदना है। चाहे वो मराठी का नाटक हो, बंगला का कथा साहित्य हो, पंजाबी की कविता हो, कश्मीरी का नाटक हो, डोगरी के लोकगीत हो, कहीं ना कहीं हिंदी किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। अभी डॉक्टर आत्मा जी ने नई शिक्षा नीति की बात की। मुझे भी अवसर मिला नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में भारतीय भाषाओं का क्या हो,
अभी आपने नई शिक्षा नीति देखी, बार बार बल दिया गया कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, बार बार बल दिया गया कि हिंदी को अपनाया जाए शिक्षा के माध्यम के रूप में। ये जो कुछ हो रहा था, नई शिक्षा नीति के केंद्र में भारतीय भाषाएं हैं। वहां सवाल उठा हमारी बैठक में कि क्या ट्रांसलेशन के साथ अंग्रेजी की किताबों का हिंदी रूपांतरण कर, भारतीय भाषाओं का में रूपांतरण कर हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे। बहुत बहस हुई। अंततोगत्वा निर्णय ये लिया गया कि भारतीय भाषाओं में मौलिक लेखन करवाया जाएगा, विज्ञान की किताबों का, सामाजिक विज्ञान की किताबों का, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई किताबों का, औषधि विज्ञान का। और फिर सवाल उठा कि क्या यह संभव है? तो एक ही उत्तर था कि हिंदी भाषा के कारण संभव है। हिंदी भारतीय भाषाओं का एक सेतु है। हिंदी में बहुत कुछ हो चुका है, अनुवाद का काम भी हो चुका है, ज्ञान विज्ञान की किताबें भी लिखी जा रही हैं। आप हैरान होंगे कि हिंदी भाषा में एक महीने में 10 किताबें कंप्यूटर पर छपकर आ रही हैं। एक महीने में एक किताब अंतरिक्ष के ऊपर छपकर आती है। 5-5 किताबें साइंस और अप्लाइड साइंस पर छपकर आ रही है। तो वहां ये निर्णय ये लिया गया कि ये काम कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी के सहारे हम भारतीय भाषाओं में, मां बोलियों में पूरे का पूरा अपना पाठ्यक्रम भावी पीढ़ी के सामने रखें। तो नई शिक्षा नीति का जो एक बड़ा भाषा संसार है वह हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। और हिंदी, अब बार बार ये कहा जाता है, पर आप देखिए भारतीय भाषाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप भारतीय संविधान को पढ़िए, जो राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा शब्द 24 भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ा है। संविधान में पंजाबी भी राष्ट्रभाषा है, कोंकणी भी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भी राष्ट्रभाषा है, मराठी भी राष्ट्रभाषा है। तो भारत सरकार भारत की भाषाओं को, उनके विकास को लेकर उनको प्रगति के लिए सारे वही मौके देती है जो हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखें, अगर हिंदी का विकास होता है तभी भारतीय भाषाओं का विकास होता है। अगर भारतीय भाषाओं का विकास होता है तभी हिंदी का विकास होगा। ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों में से हिंदी अपनी राह तलाश रही है। शुरू में क्या हुआ, देश आजाद हुआ और 1980 तक ये खेल खेला जाता रहा राजनीतिक पार्टियों की ओर से कि हिंदी को खड़ा करते थे भारतीय भाषाओं के आगे। वो कहते थे कि हिंदी चुनौती दे रही है भारतीय भाषाओं को, उनके विकास को अवरुद्ध कर रही है। पर असली बात ये थी कि हिंदी चुनौती दे रही थी अंग्रेजी भाषा। हिंदी अंग्रेजी भाषा का स्थान लेना चाहती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे बोलचाल की भाषा हो। और 1980 के बाद लोगों को ये लगा कि हिंदी के बिना तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते। लोगों ने महसूस किया
कि भारतीय भाषाओं के बिना ज्ञान संपदा को अर्जित नहीं किया जा सकता। और आप देखिए कि 1980 के बाद हिंदी भाषा एक नए रूप में हमारे सामने आती है। पूरे हिंदी अब किसी एक प्रांत की भाषा नहीं, पूरे राष्ट्र की भाषा है। अगर आपको हिंदी आती है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं, दूसरे की बात समझ सकते हैं, ये हिंदी की संभावनाएं है। अब हिंदी के बिना विश्व का भी गुजारा नहीं है। मैं छोटी सी ना उदाहरण देना चाहता हूं। हम पंजाब में बैठे हैं। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जब कोई नवयुवक विदेश जाता था, पालम एयरपोर्ट पे पहुंचता था बैग लेकर, उसको एक सवाल पूछा जाता था, वाशिंगटन जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, अंग्रेजी आती है? अब सवाल बदल गया। अब जब भारतीय नवयुवक अमेरिका के लिए रवाना होते हैं तो पालम एयरपोर्ट पे सवाल पूछा जाता है कि वाशिंगटन जा रहे हो, हिंदी आती है? इसका मतलब है कि 70 कॉलेजेस में अमेरिका में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। अगर आपको हिंदी आती है तो अमेरिका में आपने प्रवेश किया तो 2 साल के भीतर हिंदी के ज्ञान के कारण आपको बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा। अब ये जो हिंदी की उपलब्धियां हैं, मुझे याद आता है ओबामा जब बने राष्ट्रपति, प्रेस वार्ता हुई, लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप इतने बड़े राष्ट्र के प्रथम नागरिक बने हो, राष्ट्रपति बने हो, आपकी इच्छा क्या है? ओबामा जी ने कहा, मेरी इच्छा है मैं महात्मा गांधी के साथ खाना खाना चाहता हूं। महात्मा गांधी तो इस दुनिया में नहीं, पर वो कहना चाहते थे मैं गांधी की नीतियों का अनुसरण करना चाहता हूं। दूसरा सवाल पूछा गया कि आप इस उम्र में सीखना क्या चाहते हैं? ओबामा ने उत्तर दिया, मैं इस उम्र में हिंदी सीखना चाहता हूं। ये हिंदी की ताकत है। हिंदी सीखने का मतलब है कि 135 140 करोड़ लोगों के साथ जुड़ना, और हर राष्ट्र अब भारत के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहता है, और उन रिश्तों की जो मजबूत कड़ी है वह हिंदी भाषा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जितनी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं, उनके जितने बड़े बड़े यूनिट यहां पर लगते हैं, सबसे पहला काम अपने कर्मचारियों के लिए, चाहे बंगलौर हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, वो ये करते हैं कि हिंदी के स्कूल खोलते हैं, अपने कर्मचारियों को हिंदी सिखाते हैं, तब अपना माल भारत के प्रांतों में, गांव में, कस्बों में, शहरों में वो माल बिकता है। ये हिंदी की ताकत है। एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प घटना है। मैं अब कनाडा में था, ऐसे ही भाषण चल रहा था, मैंने देखा कि 250-300 चीनी लड़कियां बैठी मेरा भाषण सुन रही हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको क्या जरूरत है हिंदी की। जब उद्बोधन समाप्त हुआ, चाय पर मैंने 3-4 चीनी बच्चियों को बुलाया और पूछा, मैंने कहा आप हिंदी क्यों सीख रही हैं? सुनिए उन्होंने उत्तर दिया, कहती है अगर हम हिंदी नहीं सीखेंगी तो भारत में जाकर चीन का बना हुआ माल हम कैसे बेचेंगे? हम इसलिए हिंदी सीख रहे हैं कि भारत के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते बेहतर हों और हम चीन की बनी वस्तुओं को भारत के बाजार में हिंदी भाषा के माध्यम से बेच सके। ये हिंदी की संभावनाएं हैं।
ये जागृत हो रही हैं, जागृत हो चुकी हैं। चुनौतियां हैं, मैंने चुनौतियों का जिक्र किया। चुनौतियां तो शुरू से रही, 1000 साल हिंदी ने चुनौतियों को झेला है। आज आप देखिए कि पूरा विश्व हिंदी के साथ जुड़ना चाहता है, पूरा विश्व हिंदी की किताबों को पढ़ना चाहता है, पूरा विश्व हिंदी के माध्यम से हिंदुस्तान को जानना चाहता है। इसलिए जो हमारे सामने बड़ी बड़े सर्वेक्षण आ रहे हैं, अभी 10 दिन पहले मैंने एक सर्वेक्षण देखा। उस सर्वेक्षण में क्या था कि हर तीसरा व्यक्ति दुनिया का वो या तो हिंदी बोल लेता है, या समझ लेता है, या लिख लेता है, या पढ़ लेता है। और उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो यह थी कि भारत इससे अगला स्थान भी हिंदी ले सकती है। और नीचे कारण दिया हुआ था कि हिंदी के ऊपर बहुत सारे साधनों का भारत सरकार की ओर से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसके कई कारण हैं। उसके नीचे टिप्पणी दी हुई थी कि चीनी भाषा जो तेजी के साथ दुनिया के सामने अपनी असीमता को रख रही है, उसमें ये लिखा था कि चीन अपने बजट में सबसे ज्यादा चीनी भाषा के विकास के लिए बजट का प्रोविजन करता है। हमें ऐसे लगता है, पर चाइना जितने पैसे खर्च करता है चीनी भाषा पर, कोई भी राष्ट्र उतने पैसे नहीं खर्च कर रहा। इसलिए आने वाले दिनों में इन चुनौतियों का भी हल होगा। अब एक नई लहर भारत में चल पड़ी है कि जब किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाया जाता है, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, तो विश्व भाषा जब बनाया जाता है तो एक खास तरह का अमाउंट जमा करना पड़ता है। वो को बहुत बड़ी राशि नहीं है। अब एक लोग जाग गए हैं कि वह राशि संयुक्त राष्ट्र संघ को दी जाए और हिंदी विश्व भाषा बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो जिन चुनौतियों का, संभावनाओं का, उपलब्धियों को लेकर हम आज चिंतित हैं, जब हिंदी विश्व भाषा बन जाएगी तो हमारी चिंता ऐसी नहीं रहेगी। तब हम हिंदी के दूसरे आकाश को देखेंगे जहां पर कई इंद्रधनुष होंगे, और वो इंद्रधनुष भारतीय भाषाओं के होंगे। इस दृष्टि से हिंदी इस देश की सबसे बड़ी भाषा है। भारतीय भाषाओं के विकास में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है। एशिया के देशों की प्रमुख भाषा हिंदी है। हिंदी वो एक पुराना मुहावरा मैं जिसको दोहराना चाहता हूं। 2 बातें हैं कि दोस्तों, लोकतंत्र की भाषा हिंदी ही हो सकती है। दूसरी बात, इस देश को, भारत को 2 ताकतें अखंड रख सकती है, एक जीटी रोड और दूसरी हिंदी। हिंदी अब इस देश की हाईवे है। इसलिए हिंदी के साथ जुड़ने का मतलब है भारत के साथ जुड़ना। हिंदी के साथ जुड़ने का मतलब है भारतीय संस्कृति को आत्मसात करना। हिंदी को प्यार करने का मतलब है अपने देश के साथ प्रेम करना, और हिंदी के प्रति
मस्तक होने का मतलब है कि आने वाले दिनों में जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो उस विश्व गुरु का जो पहला सीढ़ी का चरण होगा वो हिंदी भाषा होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी। आपने हिंदी की मुगल काल से लेकर आज तक की यात्रा का जिक्र किया और ये भी बताया कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं का साहित्य हिंदी के समांतर ठहरता है। आपका वक्तव्य सचमुच हम सभी को बहुत जागृत करने वाला था। अपनी भाषा के प्रति सम्मान हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा गौरव भी है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदी ने अपने पांव नहीं पसारे हैं। आज भी ये भाषा अनेक संस्कृतियों की जननी बनकर राष्ट्र में ही नहीं विश्व में अपनी ज्योति से सभी को प्रकाशित कर रही है। मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें धन्य किया। मैं कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आपके समक्ष परिचय देना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर सुधा जितेंद्र जी का। बहुत ही सौम्य और शालीन डॉक्टर सुधा जितेंद्र गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी साहित्य और विशेष तौर पर पंजाब हिंदी उपन्यास में आपकी विशेष रुचि है और ये आपकी विशेषता है कि आपने शोध प्रविधि और आधुनिकता बोध पर भी काम किया है। आपकी 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर सुधा जितेंद्र को नागरी संवर्धन पुरस्कार और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान आलोचना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बेहद शालीन, सभ्य, परिवार और अपने कार्यक्षेत्र के प्रति समर्पित महिला हैं डॉक्टर सुधा जितेंद्र। अब मैं उनसे आग्रह करूंगी कि हिंदी के वर्तमान परिदृश्य पर अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रोफेसर डॉक्टर सुधा जितेंद्र आपके समक्ष अपने विचारों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। ठीक है जी। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है और मैं अपने इस सौभाग्य की शुरुआत भारत की विरासत संस्था कन्या महाविद्यालय, जो हमारी स्वयं शासी जो है वो संस्था है, जालंधर के मैम बहुत ही आदरणीय प्राचार्य अतिमा शर्मा द्विवेदी जी के प्रति नतमस्तक होकर करना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं शुरू में बात कर रही थी कि हिंदी भाषा को लेकर मैंने जब से समझना शुरू किया तब से मैंने मैडम अतिमा जी को और कन्या महाविद्यालय परिवार को अपनी इस मुहिम में, अगर मैं कहूँ, हिंदी को पल्लवित पुष्पित करने की तरफ कुछ कदम बढ़ाने की बात करूँ तो मैंने अपने हमेशा आसपास पाया और इस परिवार के साथ मिलकर मैंने हिंदी के लिए कभी प्रयोगात्मक दृष्टि से, कभी साहित्यकारों के सम्मान की दृष्टि से, कभी पुस्तक विमोचन की दृष्टि से, संभवतः कोई क्षेत्र ऐसा मुझे नहीं लगा जहाँ पर कन्या महाविद्यालय जो है और इसके पीछे जो प्रेरणा स्रोत हैं प्राचार्य मैम अतिमा जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपनी बात जो है वो शुरू करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आप भी मेरी प्रेरणा बहुत हैं। सो आप ये समझिए कि बेदी सौर और आप मेरी प्रेरणा जी 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 और बहुत ही आदरणीय इस वेबिनार में मेरे गुरुवर प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी, कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद जी और समस्त कन्या महाविद्यालय के इस वेबिनार में जुड़े हुए प्राध्यापकगण, बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, मेरा विशेष
नमस्कार डॉक्टर नीलम जी के लिए जो इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, जब इतने अच्छे वक्तव्य प्राचार्य महोदय की तरफ से और जिनके श्री चरणों में बैठकर हमने हिंदी के बारे में जाना समझा, प्रोफेसर बेदी जी के बहुत विहंगम दृष्टिपात उन्होंने हिंदी पर किया। मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मैं उक्ति यहीं से शुरू करूं कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और हमेशा ही मैं ये मानती हूँ कि मुर्दा है वह देश जिसकी अपनी भाषा और अपना साहित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी जुबान के बिना गूंगा होता है, और गूंगा राष्ट्र जो है वो अपने भावों का, अपनी कलाओं का, अपने संपूर्णत्व का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं कर सकता है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के लिए किसी एक प्रतिनिधि जुबान का होना, एक प्रतिनिधि भाषा का होना अति आवश्यक होता है। थोड़ा बहुत भाषा विज्ञान के साथ नाता होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि भाषा केवल हमारी जिसको हमको संप्रेषण का माध्यम ही नहीं होती। भाषा हमारी अस्मिता की पहचान होती है, भाषा हमारी मूल्यों की संवाहिका होती है, और भाषा हमारी उस, जिसको मैं कहूँ कि उस विरासत की प्रतीक होती है, जिस विरासत को सदियों से संजोकर मानवता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। इसलिए जब किसी भाषा की बात की जाती है, और उसमें भी जब हिंदी भाषा की बात की जाए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वो भाषा है जिसे अभी अभी संयुक्त अरब अमीरात में उन्होंने न्यायालय की भाषा बनाया है, कचहरी की भाषा बनाया है। दूसरी भाषा के रूप में संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी को मान्यता दी है, और यूनेस्को में एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 10 मिनट का बुलेटिन जो है वो हिंदी में प्रसारित होता है। ये जो प्रसारण का श्रेय है वो हमारी विदेश मंत्री बहुत ही आदरणीय सुषमा स्वराज जी को जाता है, जिनके अथक प्रयत्नों से हिंदी जो है वो इस समय पूरे एक सप्ताह में 10 मिनट का हिंदी का प्रसारण जो है वो हिंदी में होता है। तो एक बहुत बड़ी भाषा के साथ जुड़ाव, क्योंकि प्रोफेसर बेदी साहब ने एक भूमिका, और मैडम आपने एक इतनी बड़ी भूमिका हिंदी की बनाई है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हिंदी इस समय भारत की सर्वाधिक बोली समझी लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा के रूप में तो समादृत है ही, लेकिन इसके साथ साथ 50 करोड़ भारतीयों की मातृभाषा भी है। जिस शिक्षा नीति की चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे कि मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान जो आज हमारी शिक्षा नीति में रखा गया है, उसमें अगर पाठ्य पुस्तकें हिंदी में तैयार हो जाती हैं, तो जैसे प्रोफेसर बेदी जी कह रहे थे, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो उड़िया है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो असमी है, चाहे वो बंगाली है, ये सारी की सारी भाषाएं तुरंत हिंदी में लिखे गए, हिंदी में छपी पाठ्य पुस्तकों को अनुदित कर सकती हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं की उन्नति में हिंदी की भूमिका अप्रतिम है। तो मैं अपना वक्तव्य इसलिए इस बात से शुरू करना चाहती थी कि जो कभी कभी ऐसा सुनने को या देखने को या समझने को हमारे विद्यार्थियों को भी लग सकता है कि इस भाषा को सीखने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए। ये वो भाषा है जो भाषा 10वीं शताब्दी ईस्वी में अपभ्रंश से निकली। अपभ्रंश में केवल हिंदी ही नहीं निकली थी, इसके साथ जितनी भाषाओं की मैंने चर्चा की वो सारी भाषाएं 10वीं शताब्दी में निकली थी, लेकिन
आज हिंदी भाषा ने सबसे अधिक पारिभाषिकों का निर्माण कर लिया है। हिंदी ने आज सबसे अधिक तद्भव शब्दों का निर्माण कर लिया है। हिंदी ने आज सबसे अधिक नए ऐसे व्याकरण का इजाद कर लिया है, इसको एक तरह से विकसित कर लिया है, जो हमारी आज की चुनौतियों को हमारे सामने प्रस्तुत करने में सक्षम है। हिंदी केवल 50 करोड़ भारतीयों की मातृभाषा ही नहीं है, 100 करोड़ या इससे अधिक लोगों की संपर्क भाषा ही नहीं है। 150 करोड़ आने वाले जो हमारे जुड़ने वाले भारतीय हैं, उनकी वो केवल जिसको कहते हैं कि राष्ट्रभाषा या राजभाषा ही नहीं है, बल्कि इस समय सबसे अधिक साहित्यिक रचना का क्षेत्र भी है। इसलिए जब हम वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो ये वो जुबान है जिससे 10वीं शताब्दी में ज़बाने हिंद और हिंद की तूती कहा गया अमीर खुसरो द्वारा। यही वो भाषा है जिसे फिर आगे आकर 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में भारतेंदु ने निज भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया। और यही वो भाषा है जिस भाषा ने पूरे विश्व में, दो व्यक्ति मैं आधुनिक युग से लूंगी, उसके बाद मध्यकाल की थोड़ी सी बात करूंगी। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदी को अजर और अमर कर दिया। भाषाएं तो खैर बहता नीर होती हैं, वो स्वयं अपना रास्ता बनाती चलती जाती हैं। एक मुंशी प्रेमचंद और दूसरे राज कपूर। आप मेरी बात के साथ सहमत हो जाएंगे, आज भी भारत की सीमाओं से बाहर निकलते ही, चाहे वो मॉरिशस है, चाहे वो त्रिनिदाद है, चाहे वो फिजी है, चाहे वो सूरीनाम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग हैं, चाहे रूस, चाहे उज्बेकिस्तान, चाहे ताजिकिस्तान, शायद मैं बोलते बोलते मैं कुछ देशों के नाम भी भूल जाऊं, ये वो नाम है यहाँ पर हिंदी सिर्फ बोली ही नहीं जाती है, वहां की प्राण धारा हिंदी है। नेपाल की प्राण धारा हिंदी है, वहां के सारे संसदीय कार्य जो है वो हिंदी में किए जाते हैं, संसद की भाषा है। इसलिए किसी भाषा की व्यापकता और उसकी प्रचारात्मकता उस भाषा के भीतर के गुणों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में 2018 में मॉरिशस जाने का अवसर मिला। तो मॉरिशस एक बहुत अत्याधुनिक देश है। वहाँ जाने के बाद हमने कोशिश की एक कार हम हायर करें और देखें कि मॉरिशस में क्या है। हमें ऐसा ही लगा उस समय, कुछ लोग थे हम लोग इकट्ठे, कि शायद बातचीत के लिए हम तुरंत अंग्रेजी में बातचीत कोशिश करने लगे, लेकिन जो ड्राइवर था उसने कहा कि मेरा ये नाम है हिंदी में और आप बताइए हमें आपको कहाँ जाना है। चलिए, वो एक बातचीत या एक वो पर्यटन का एक मामला भी मुझे लग सकता था उस समय, लेकिन जैसे जैसे मॉरिशस के विभिन्न, जहाँ पर हमें ठहराया गया था, विभिन्न भागों में हम लोग गए, रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा, ये वो चीजें थी जो वो बंधुआ मजदूर यहाँ से ले गए थे जिनको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, और वहां की मॉरिशस की बंजर भूमि में लाल पसीना भारतीयों ने बहाया था। हिंदी उसकी चश्मदीद गवाह है वहां पर। इसलिए केवल भाषा नहीं है, हिंदी हमारी शिराओं में धधकता हुआ रक्त है। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है। और जब मैं सच में मॉरिशस में घूम रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि यहीं पर, क्योंकि मैं वहाँ महात्मा गांधी का जो एक बहुत बढ़िया हिंदी को वहाँ पर संभाला गया है और लोग उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जब हिंदी की बात की जाती है तो जिन भावनाओं की
जिन हम अपने जिसको कहते हैं कि सर्वस्व के उद्गारों की भाषा कहते हैं, वो आज भी विदेशों की धरती पर भारतीयता के परचम को लहराए हुए है। हिंदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भी गवाह है। मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि साहित्य, भाषा और इतिहास ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 1926 के कानपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई जो है वो आज के बाद हिंदी के माध्यम से ही लड़ी जाएगी। आज हम बहुत संकीर्णता का परिचय देते हुए कभी कभी कह देते हैं कि नहीं, फलां देश के इस भाग में हिंदी उतनी प्रचलित नहीं है। मुझे अपने विद्यार्थियों के साथ ये साझा बात करते हुए ज्यादा हर्ष हो रहा है कि हिंदी में सबसे पहली जो एमए, जो स्नातकोत्तर हिंदी का पाठ्यक्रम था, वो सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एमए वहाँ खोली गई थी हिंदी की। और केशव चंद्र जी का अगर मैं नाम लूं तो हिंदी महात्मा दयानंद सरस्वती जी को प्रेरित करने वाले वही थे कि सत्यार्थ, जैसे सर अभी बता रहे थे कि सत्यार्थ प्रकाश को अगर तुम हिंदी में लिखोगे तो वो पूरे भारत की वाणी बन जाएगी। और ये वो भाषा है जिसे महात्मा गांधी आजादी मिलने के बाद ही कह देते हैं कि कह दीजिए बीबीसी से कि आज से गांधी जो है वो इंग्लिश भूल गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान के लिए किसी भी भाषा का जो नकारात्मक रूप है वो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान के लिए वो ज्ञान फ्रेंच में पढ़ा है, वो ज्ञान अंग्रेजी में पढ़ा है, वो ज्ञान किसी भी भाषा में, चीनी में पढ़ा है, जापानीज में पढ़ा है, ज्ञान लेने के लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन उस ज्ञान को जब हम अपनी भारतीय भाषाओं के रूप में अपने सामान्य जन में प्रचलित कर देते हैं, वो शिक्षा का सही उद्देश्य होता है। इसलिए हिंदी ने अपनी संजीवनी शक्ति के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस जीवन सलीला को एक तरह से प्रवाहित किया है, उसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। पूरे का पूरा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, मैथिली शरण गुप्त मुझे याद आते हैं, जिनकी भारत भारती 1919 में लिखी गई और भारत के नवयुवकों के कंठ का हार बन गई। आजादी हमने हिंदी से ली, हिंदी के नाम पर ली, हिंदी द्वारा ली। लाला लाजपत राय से लेकर हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, उन सभी ने हिंदी की वकालत इसलिए नहीं की कि हिंदी को आगे लेकर जाना था, इसलिए की क्योंकि उनको हिंदी की इस सामर्थ्य का उनको ज्ञान था। मैं अभी विनोबा भावे जी को याद कर रही थी, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने भूदान आंदोलन को किसी भी सूरत में सफल नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ सफल इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी का हथियार था। हथियार मतलब इस मायने में कि मैं उसके बल पर ही अपने इस भूदान यज्ञ आंदोलन को सफल कर सका। ये वो भाषा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस भाषा में लिखी गई रचनाएं जो हैं, चाहे वो मीरा की वाणी है, चाहे वो रसखान है, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो कबीर है, चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, चाहे वो गुरु गोबिंद सिंह जी या गुरु तेग बहादुर जी का अमर बलिदान जो है, वो किसी भी स्थिति में भारत की जो मध्यकालीन हमारा भारत है, भारत की जो मध्यकालीन एक सामाजिक संरचना है, भारत की मध्यकालीन एक जीवन मूल्य की जो श्रेणी है, वो तब तक जीवित रहेंगी जब तक रामचरितमानस और गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश जो है वो इस धरती पर रहे। तो ये तो वो हिंदी है जिसके साथ भारत ही नहीं, विश्व के करोड़ों लोगों की सुबह होती है। ये वो हिंदी है जिस हिंदी में गुरु नानक साहिब को आज भी लोग कोट करते हैं और ये कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूँ क्योंकि मेरे इस जो आभासी पटल है, इसमें मेरे बहुत जो बड़े, जिसको कहते हैं विद्वत जन, जुड़े हुए हैं इसके साथ, और उनकी वाणी जो है शायद मैं उतनी सक्षम मेरी वाणी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहते हुए आपको आपके साथ साझा करते हुए कि शक्ति कितनी है, और इस शक्ति को आधुनिक युग में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और भी, जिसको कहते हैं कि पंचम स्वर में इसको गाया गया। और ये वो भाषा है जिस भाषा को जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी ने उन 5 उपभाषाओं में बांटा जो पूरे भारतवर्ष को अपने भीतर समेटती है। उस 17 बोलियों का इसको एक, जिसको कहते हैं गुलदस्ता, जैसे सुबह प्राचार्य महोदय ने कहा था, वो उस गुलदस्ते से सजी हुई हिंदी जो है वो आज अपनी किस शक्ति की वजह से सर्वव्यापी हो रही है, उसकी वो शक्ति उसकी सहजता, सरलता ही नहीं है, उसकी वो ग्रहणशीलता है, उसकी वो अनुकूलन की क्षमता है, उसकी वो लचीलेपन की क्षमता है, जिस लचीलेपन से वो जैसे जल को जिस भी जिसको कहते हैं बर्तन में रख दें, वो उसी का आकार ले लेता है। हिंदी में इस समय विश्व की भाषाओं में सबसे ज्यादा ग्रहणशीलता की क्षमता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी भाषा स्वयं में तभी सामर्थ्यवान होती है जब उसके प्रयोक्ता जो हैं वो शक्तिवान होते हैं। बहुत खूबसूरत धर्मवीर भारती जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हिंदी के पास अपनी शब्द संरचना नहीं है, ऐसा भी नहीं है हिंदी का कोई अपना बड़ा जबरदस्त व्याकरण नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में वाक्य की कहने की कोई क्षमता कम है। उन्होंने कहा कि हिंदी वालों के पास, हिंदी वालों का मतलब हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान का मतलब भारत ही है, उनमें सबसे अधिक कमी आत्मबल की है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भाषा इंटरनेट की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, बिल गेट्स ने कहा कि जिस दिन, मैंने पहले भी ये बात कई बार साझा की आपके साथ, बिल गेट्स ने कहा था कि जब बोलकर लिखने वाली भाषा इजाद होगी, आविष्कृत होगी, देवनागरी लिपि सबसे अधिक जो है वो वैज्ञानिकता के साथ उसमें हमारे सामने प्रयुक्त होगी। आज वो दिन बिल्कुल सच होकर हमारे सामने आ रहा है। आज इंटरनेट पर हिंदी की धूम है, गूंज है। आज ट्विटर ले लीजिए, ब्लॉग्स ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, कौन सी ऐसी, क्योंकि मैं ये बात आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि किस भाषा को आज आप सर्वाधिक अपने प्रयोग की दृष्टि से करीब पाते हैं, जिस भाषा में आप अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने संबंधों को, हर चीज को और अपनी सबसे अधिक संस्कृति को सुरक्षित रख पाते हैं। मैं इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली हिंदी के विषय में आप ये देखिए कि हिंदी में इस समय इतने सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और हिंदी आज संबंधों और भावनाओं की भाषा से ऊपर उठ करके एक इंडस्ट्री बन गई है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम पैदा हुए थे और आज हम जिस स्थिति में हैं, हम एक ही स्थिति में नहीं हैं। हिंदी 10वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में जिस रूप में थी, आज हिंदी उससे बहुत चरण आगे बढ़ गई है। आज साहित्यकार, साहित्य की भाषा तो हिंदी है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्री की भाषा जो है वो हिंदी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये काम किसने संपन्न करना है? उदाहरण के लिए, जैसे हम बहुत कहते हैं कि मीडिया हिंदी के बिना चल नहीं सकता है,
मेरे प्यारे बच्चों, आज सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में छप रहे हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ। आज सर्वाधिक समाचार चैनल हिंदी के चल रहे हैं। आज सर्वाधिक टीआरपी हिंदी के ही कार्यक्रमों के लिए है। आज सर्वाधिक विज्ञापनों की आवश्यकता हिंदी में ही है। आज सबसे अधिक फिल्में हिंदी में ही बन रही हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पिक्चर बनती है, स्पॉट बॉय से लेकर उसका जो जो जिसको कहते हैं कि निर्माता है, निर्देशक है, और उसके साथ जितने भी नायक नायिकाएं सहित जितने भी व्यक्ति जुड़े होते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि हिंदी एक बहुत बड़े धरातल पर भारतीयों की रोजी रोटी का माध्यम है? जो धारावाहिक एक बनकर किसी भी चैनल पर चलता है, क्या हमें नहीं लगता है कि वो 50 नहीं तो 100 लोगों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध कर रहा है? उसके साथ वेशभूषा को भी हिंदी ही रोटी दे रही है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने स्पष्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी देखने की कहते हैं कि अगर आंखों के भीतर दृष्टि ना हो तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए देखने की आवश्यकता ये है कि हिंदी इस समय क्या क्या कुछ नहीं कर रही है। सबसे अधिक राजस्व अगर भारत सरकार को कहीं से प्राप्त होता है तो वो हिंदी फिल्मों से ही प्राप्त होता है। आज भारत की सरहदों से बाहर अगर हिंदी का परचम लहरा रहा है, अगर हिंदी के विज्ञापनों की धूम है, अगर हिंदी के गानों की धूम है, अगर हिंदी में लिखे गए संवादों की धूम है, वो हिंदी के ही। किसने लिखे? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसलिए आपसे ज्यादा मुखातिब हूँ क्योंकि विद्यार्थियों के लिए चुनौती जो होती है वो हमेशा भावी पीढ़ी के लिए रहती है। वर्तमान पीढ़ी जो है वो उसके वर्तमान रूप से कई बार जिसको कहते हैं कि संपोषित हो भी सकती है। चुनौती के रूप में कितने प्रतिशत हमारे विद्यार्थी जो है वो हिंदी की इस गरिमामय यात्रा से अपने परिश्रम को डालकर एक बहुत अच्छे संवाद लेखन की भूमिका में हमारे सामने, एक बहुत अच्छे गीतकार की भूमिका में हमारे सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों में, समस्त मंत्रालय, कितने मंत्रालय हैं आप अंदाजा लगाइए बच्चों, और उन सब में अनुवादक की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, भारत और भारत के बाहर जितने दूतावास हैं उन सभी में हिंदी दो भाषीय की आवश्यकता रहती है। आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे समाचार पढ़ने वाले बन चुके, समाचार वाचक बन सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, हिंदी वो नहीं है जो मैंने आपके साथ बातचीत करते हुए आपके साथ उसकी जो जड़ें हैं, जिस समाज के लिए पिक्चर बन रही है, उसकी संस्कृति की समझ क्या है आपके पास? वो समाज जिसके लिए शिक्षा नीति बनाई गई है, उस समाज की समझ है आपके पास? मेरे कहने का अभिप्राय है कि हिंदी की जो गहरी जड़ें हैं, वो गहरी जड़ें इस देश, इस राष्ट्र को अनेकता से एकता के सूत्र में पिरोने वाली हैं। और अनेकता से एकता का ये सूत्र जो है वो तभी पिरोया जाएगा जब इस भाषा की गहरी समझ, गहरी पकड़, वो गहरी समझ और गहरी पकड़ क्या है? वो गहरी समझ और गहरी पकड़ यही है कि भारतीय समाज का जो एक मनोवैज्ञानिक धरातल है उसकी समझ हो। वो समझ कैसे होगी? जब आप गहराई से इस भाषा के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपना जिसको कहेंगे कि ज्ञान का विस्तार करेंगे। और ज्ञान के विस्तार के साथ साथ कभी कभी मैंने ये देखा है कि हमारे विद्यार्थी बहुत सारी इस तरह की भी समस्याएं सामने लेकर आते हैं कि हिंदी में फलां शब्द की अंग्रेजी के इस शब्द की हिंदी नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जो देश जिस चीज का आविष्कार करेगा वो अपनी ही भाषा में उसकी शब्दावली देगा। इसलिए अगर कंप्यूटर हमने इजाद नहीं किया तो जिस देश ने इजाद किया, जिस देश ने उसको बनाया, आविष्कार किया, उसी देश की शब्दावली हम अनुकूल कर सकते हैं अपनी भाषा में। इसलिए जब कभी ये कहा जाता है कि भाषा का सामर्थ्य नहीं है, भाषा में सामर्थ्य बहुत होता है, लेकिन उसका जो प्रयोग है उसकी क्षमता कितने लोगों में है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आज अगर देवनागरी लिपि को बचाया नहीं जाता है, अगर देवनागरी लिपि में पढ़ाया नहीं जाता है, तो हमारी 1000 वर्षों की जो परंपरा है, हमारी 1000 वर्षों की एक समृद्ध विरासत जो है, वो हमारी 1000 वर्षों की, हजारों वर्षों की जो मूल्य परंपरा है वो भी बिखर जाएगी। मैं एक उदाहरण के साथ ये बात सिद्ध कर सकती हूँ। कोई अगर मुझे कहता है कि अप यूनियन जैक, मेरे प्यारे बच्चों मुझे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मेरे अपने राष्ट्र का गान, मेरे अपने राष्ट्र का गीत, मेरे अपने राष्ट्र का ध्वज फहराया जाता है तो शिराओं में खून तो दौड़ता ही है। ये भाषा की सबसे बड़ी ताकत होती है, यही पहचान होती है। और मैं आप ही से पूछती हूँ कि विश्व के किसी भी मंच पर आप अपनी क्या पहचान बताएंगे? आप भारतीय हैं कैसे बताएंगे? आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं कैसे बताएंगे? आप छोटों को प्यार करते हैं कैसे बताएंगे? दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, हमने चीन का नाम लिया, हमने जापान का नाम लिया, हमने रूस का नाम लिया, तो क्या ये सभी देश अपनी भाषाओं में संचार प्रौद्योगिकी का काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। फिर से मैं कहती हूँ कि हिंदी अपने आप में जितनी एक सक्षम और समृद्ध भाषा और गौरवशाली भाषा के रूप में हमारे बीच विद्यमान है, क्योंकि अगर ये भाषा मुश्किल होती, कभी कभी इस तरह के सवाल भी सामने आ जाते हैं कि भाषा बहुत मुश्किल, लेकिन फिर मुझे बहुत हैरानी होती है कि अगर सबसे मुश्किल जुबान होती तो क्या इतने धारावाहिक चल पाते, इतनी फिल्में चल पाती, इतने अखबार चल पाते, मीडिया का नया संसार जो है वो हिंदी के लिए खुल पाता? तो इस भाषा की जो उसके सामर्थ्य है, आप देखिए मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन हिंदी पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। किस हिंदी को पढ़ने के लिए? उन्होंने चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। इससे पहले वो अंग्रेजी उर्दू में ही लिखते थे। ऐसा सीखा, हिंदी के बादशाह बन गए। मैं कितने लोगों के नाम लूं? आप निर्मल वर्मा देखिए, आप भीष्म साहनी देखिए, आप यशपाल देखिए, कृष्णा सोपती देखिए, मेहरुनिसा परवेज देखिए, और अगर मैंने पीछे जो मध्यकाल की वो परंपराएं जो है वो अभी तक हमारे जीवन को चलाए हुए है। कोई भी मनुष्य इस समाज, हम सब किस लिए हैं? समाज एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात आपके साथ 100% शर्त के साथ समझाना चाहती हूँ। जो शिक्षा आपको दी जा रही है या जो शिक्षा हम दे रहे हैं, हम आपको, हमारा कर्तव्य है कि आपको सबसे पहले सही एक सच्चा नागरिक बनाएं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं अक्सर कहा करती हूँ, पहले भी आपसे ये बात साझा की है मैंने, मैं कहती हूँ कि अब आजकल श्रवण कुमार नहीं मिलते, और मेरे विद्यार्थी इधर भी झांक लेते हैं, उधर भी झांक लेते हैं और सोचते हैं कि कोई विद्यार्थी होगा, नहीं आया होगा। अगर श्रवण कुमार बताएंगे नहीं तो श्रवण कुमार पैदा बनेंगे भी नहीं, और अगर श्रवण कुमार नहीं बनेंगे, समाज में ये समाज मनुष्य के लिए है, मनुष्य समाज के लिए नहीं है। समाज, जिस समाज में हमने विचरण करना है, अगर अपनी भाषा में कहेंगे तो उस भाषा में कहा गया जो है
वो आपकी उन सारी परंपराओं का भी द्योतक होगा। चुनौती ये सबसे बड़ी है इस समय कि पहचान तो कोई वैसे भी नहीं है, मूल्यगत गिरावट इतनी अधिक है। और जो सबसे बड़ी बात है इस समय चुनौती है, मैं आज उस संस्था के मंच से आपके साथ मुखातिब हूँ जिस संस्था ने स्त्री शिक्षा से लेकर स्त्री के अधिकार और उसकी सुरक्षा के लिए शायद सबसे बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। मेरी प्यारी बच्चियों, जब हम देखिए बहुत सारे विषय हमें ज्ञान देते हैं, भाषा और साहित्य आपको एहसास देते हैं, आपको व्यक्ति मनुष्य इंसान बनाते हैं। कैसे, जरूरी क्यों है, इंसान बनना क्यों जरूरी है? मैं एक उदाहरण से शायद अपनी बात स्पष्ट कर पाऊं। आपको कोई भी कह सकता है कि भाई ये सामने खड़ा शरीर जो है ये शरीर है, ये मेल है और ये फीमेल है। इतना फर्क तो बायोलॉजी में हम लोग करते ही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य आपको ये बताता है, भाषा आपको ये बताती है कि ये शरीर नहीं है, ये आपकी माँ है, ये आपकी बहन है, ये बच्ची है आपकी, ये आपके पिता हैं, ये आपके भाई हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम अपनी भाषा में अपने संबंधों और अपने समाज के निर्माण की बात करते हैं, हम तो समाज ही ऐसा बना रहे हैं कि हम घर से बाहर निकलें और हम लुटे जाएं और हम पकड़े जाएं और हम खर्च हो जाएं और गर्क हो जाएं। भाषा और साहित्य, और विशेषकर जो अपनी भाषा है, मुझे लाख कोई समझाता रहे किसी दूसरी भाषा में, लेकिन जो पहचान है किसी राष्ट्र की, क्यों इतनी भाषाएं हैं? 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी क्यों बदल जाती है? क्योंकि मनुष्य अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। इसलिए जिस तरह से हमने अपने जिसको कहते व्यवहार से भाषा और साहित्य को निकालने की कोशिश की है, या निकालने की भी नहीं, अगर मैं मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ रही थी, बड़े घर की बेटी, बड़ी खूबसूरत कहानी है उनकी। बड़े घर की बेटी में बहुत कुछ होता है, लेकिन अंत में बड़े घर की बेटी, मतलब बेटी जो है, जो बहू के रूप में किसी घर में है, वो घर को टूटने से बचा लेती है। प्रेमचंद कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती। मैम, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, हम लोगों पर ये दायित्व है। मैं अपनी बच्ची को ये समझाकर क्यों भेजती हूँ कि उस घर में किसी की बात सुननी नहीं है। ये जो सहनशीलता है, ये सिर्फ नारी के हिस्से में आए। मैं इसकी गलत मतलब पूरी मुखालफत करती हूँ, मैं विरोधी हूँ इसकी। लेकिन जिस झंडे को आज हमने उठाकर महिलाओं को अपने परिवारों के सामने खड़ा कर दिया है और घर टूट रहे हैं, मैं मेरे पास आंकड़े हैं। सन 80 के बाद भारत में तलाक की समस्या सबसे अधिक हो गई है। तो आम आदमी सोच सकता है कि तलाक की समस्या मैडम आपको क्या कष्ट देती है? अगर किसी के साथ नहीं सही बैठ रहा तो तलाक हो गया? नहीं। आप या हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र के निर्माण में जिस भाषा और जिस साहित्य का योगदान है, जिसमें परिवार को बांध कर रखने की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहला लिखा गया उपन्यास पंजाब में, और उस उपन्यास को आज भी, भाग्यवती उपन्यास है मैम, इतना छोटा सा उपन्यास है, शायद 45-50 पृष्ठ का होगा। मैंने अपने यहाँ इंटर डिसिप्लिनरी हमारे यहाँ जो चलता है प्रोग्राम, उसमें मैंने इसलिए लगाया कि एक तो थोड़ा आसान है, और पता नहीं क्यों लगाया कि चलिए जो बाहर के लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, कम से कम वो ये जाने कि हिंदी में उपन्यास जब नॉवेल लिखा गया तो कैसी शुरुआत हुई। मुझे मैनेजमेंट के विद्यार्थियों ने कहा कि इस उपन्यास में जो परिवार की मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा भरी पड़ी है, आप इस पर काम करवाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय हमारा समाज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अर्थ केंद्रित है।
आज हृदय से ज्यादा बुद्धि का वर्चस्व है। भाषा की भूमिका यही शुरू होती है। आज भाषा में जो भ्रष्टता है, आप आज बच्चों की भाषा सुन नहीं सकते आज। लेकिन हिंदी भाषा भारत की ऐसी भाषा है जिसने संवाद रचाया है, जिसने समाज के साथ संवाद रचाया है। मैम, अगर मैं न्यूक्लियर बम, मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर बम बना भी लूं, अगर मुझको उसका प्रयोग करने की मेरी एबिलिटी नहीं है, मुझ में वो समझ नहीं है, वो एटम बम मुझे ही एक दिन जो है वो बर्बाद कर देगा। इसलिए जिस समाज के लिए हम सभी हैं, उस समाज में हिंदी भाषा अपने, जिसको कहते हैं कि एक पूरे के पूरे एक अनवरत जो उसकी चाल है, जो निरंतर उसका गतिमान रूप है, उसके माध्यम से उसने समाज को एक नई दिशा जो है वो प्रदान की है। चुनौती के रूप में नहीं मैं ये कह रही हूँ, चुनौतियां तो ये है कि अगर अपनाएंगे नहीं तो बचेंगे कैसे। उदाहरण के लिए, जैसे इस समय हमारे विद्यार्थी मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया के दनदनाते बुलेट इस समय हमारे घरों में प्रवेश कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं के रूप में जिस परंपरा का निर्वहन हो रहा है, उस परंपरा की तरफ कोई जा नहीं पा रहा है। हिंदी का सामर्थ्य ये है कि इस समय भारत का संपूर्ण मीडिया का संसार जो है वो उसके लिए चल रहा है, उसके कारण चल रहा है। पत्रकारिता का क्षेत्र हिंदी का सबसे अधिक उर्वर क्षेत्र इस समय बन गया है। और आज प्राध्यापकों की इतनी आवश्यकता है जो प्राध्यापक भाषा और साहित्य के माध्यम से प्रेरणा दे सके। इसलिए हिंदी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वो एक भाषा है, हिंदी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो एक विरासत है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो परंपराओं की संवाहिनी है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हमारी मूल्यगत पहचान है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हमारे संबंधों की भाषा है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि परिवार नाम की जिस संस्था का भारत पुरजोर जिसकी वकालत करता है, उस परिवार नाम की संस्था को बचाने वाली है। आज हमारा युवा वर्ग किस तरह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनाना और ना अपनाना जो है ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन बाजार में अगर नया जहर आ जाए, उस हर नए जहर को चख लेना आवश्यक नहीं होता है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से संबोधित इसलिए हूँ कि हिंदी सीखने, आप हिंदी विषय अगर पढ़ते हैं, हम हिंदी विषय अगर पढ़ते हैं, साहित्य अगर पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ हम भारत की विरासत को भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम भारत की मूल्य परंपरा को भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम भारत की राजनीति को भी जानते हैं। महाभारत का उदाहरण देना चाहूंगी। जो कुछ महाभारत में है वो हमारे जीवन में है, लेकिन जो कुछ बहुत बदल गया है उसके लिए भी हिंदी ने अपने आंचल को पूरी तरह से खोल दिया है। किसी भाषा का विरोध करना हमारा कभी भी मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी का हर 5वां शब्द लोन वर्ड है। हिंदी भाषा इतनी लचीली भाषा है कि उसने ना केवल भारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है, बल्कि विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी लिया है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि इतने शब्द हिंदी में अंग्रेजी के बोले जाते हैं, तो हमने कहा कि जब तक क्रिया और संज्ञा जीवित है, कोई भी भाषा नहीं मर सकती है जब तक उसकी संज्ञा और उसकी क्रिया जीवित है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य जो है वो विश्व पटल पर भारत की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि भारत इस समय विश्व गुरु की भूमिका में है। भारत इस समय नारी शक्ति के रूप में पूज्य है। भारत के बारे में इसलिए लोग जानना चाहते हैं क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि अच्छा, यहाँ की पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, ये इस तरह की चीजें हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अरस्तु ने बहुत पहले कहा था, वी कैन मेक डॉक्टर्स, वी कैन मेक इंजीनियर्स, वी कांट मेक ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उस अपने समाज के मुताबिक ही बन पाएंगे। इसीलिए जब कन्फ्यूशियस को लोगों ने कहा था कि भाई आपको एक वर दिया जाता है, बताइए क्या करेंगे, तो कन्फ्यूशियस ने कहा था, मैं सबसे पहले लोगों की भाषा ठीक करना चाहूँगा। आज हमारे समाज में भाषाओं को लेकर एक बहुत स्थिति बहुत खराब है, और लोगों ने पूछा कन्फ्यूशियस से कि क्यों कर भाषा ही ठीक करना चाहोगे, कुछ और भी कर सकते हो। उसने कहा कि भाषा ठीक नहीं होगी तो संप्रेषण ठीक नहीं होगा, और संप्रेषण ठीक नहीं होगा तो लोगों तक सही बात नहीं पहुंच पाएगी, और लोगों तक सही बात नहीं पहुंच पाएगी तो बगावत हो जाएगी, और अगर बगावत हो गई तो राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है। मैं अंग्रेजी बनाम हिंदी के चक्कर में कभी भी नहीं पढ़ी और कभी पढ़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि ज्ञान की भाषा कोई भी हो वो हमेशा सराहनीय और श्लाघनीय रहती है। हिंदी भाषा इस समय भारत की सर्वाधिक और विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की सबसे अधिक पत्रिकाएं इस भाषा में छप रही हैं। बहुत सारे प्रोग्राम विभिन्न जिसको कहते हैं कि देशों में प्रसारित हो रहे हैं, प्रचारित हो रहे हैं। हिंदी अपनी एक विराट सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे बीच विद्यमान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर या इंटरनेट ये माध्यम है, इनसे घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी आपके घर में कोई भी एलईडी अगर है, बहुत महंगी से महंगी, सबसे महंगी लाकर रख दीजिए, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें जब तक आप कोई भाव नहीं भरेंगे, कोई विचार नहीं भरेंगे, जब तक आप उसको कुछ देंगे नहीं, वो आपको पलट कर कुछ नहीं देगा। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि भाषाओं, एक सिर्फ बात के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगी। धर्मवीर भारती ने जिससे कहा था ना कि आत्मबल नहीं है, आज भी भारतीय लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का शिकार है। आज भी हर भारतीय ये समझता है कि अगर अंग्रेजी में नहीं बोलना आता, अगर अंग्रेजी में नहीं तो इसको शायद कुछ आता भी नहीं। लेकिन ज्ञान गंगा जो है वो अनुस्यूत होती है। फर्स्ट जो हमारी प्राथमिक भाषा है, हमें अपनी प्राथमिक भाषा में जो सूझता है कि वही आपका अपना ज्ञान होता है। इंटरनेट पर, मीडिया में ये नई चुनौतियों के क्षेत्र है जिनका दोहन आप बच्चों ने करना है। लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो रचेंगे क्या? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है और रचना बहुत जरूरी है। मैंने आज आपके साथ वही बात साझा की कि जो मैं ओढ़ती हूँ और जो मैं बिछाती हूँ वही बात आपके साथ दोहराती हूँ। पर फिर भी आज हंगामा करना कोई भी मकसद नहीं था। मकसद यही था कि भारतीय भाषा के रूप में हिंदी की जो एक गौरवशाली परंपरा है, सभी जानते हैं, आंकड़े हम सभी पहचानते हैं, लेकिन आवश्यकता क्यों कर है, इस पर जो मेरे